आज हम आपको कक्षा 12 के भूगोल का पढ़ाएंगे। बच्चों जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस साल आपका बोर्ड का एग्जाम है। पाठ नंबर 6 द्वितीयक क्रिया है। इसको समझने से पहले आपको क्रिया जानना जरूरी है। मनुष्य कोई भी क्रिया करता है तो उसका मकसद आय प्राप्त करना होता है। दुनिया में कई तरह की क्रियाएं होती हैं, जैसे प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं। तो इनका उद्देश्य अध्ययन करने का मतलब संसाधनों की प्राप्ति है और उनके उपयोग का अध्ययन इसमें करना है। मनुष्य को संसाधनों की आवश्यकताएं पड़ती है, तो कोई भी मनुष्य कोई भी काम करता है तो वो अपनी जीविका चलाने के लिए काम करता है। जैसे प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ये सब क्रियाएं हैं, इनसे आय प्राप्त होती है और इसकी जीविका चलती है। तो हम द्वितीय क्रिया पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको प्राथमिक क्रियाओं के बारे में बताएंगे। प्राथमिक क्रियाएं सबसे पहली क्रियाएं हैं जो दुनिया में सबसे पहले शुरू हुई। ये क्रियाएं जमीन से जुड़ी हुई क्रियाएं हैं और आदम काल से चली आ रही है और अभी भी गांव में सबसे ज्यादा प्राथमिक क्रियाएं की जाती है। प्राथमिक क्रियाएं क्या होती है, पहले आपको दूसरी क्रिया समझने से पहले प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं उसको आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले प्राथमिक क्रिया में आखेट है। आखेट का मतलब शिकार करना। पहले लोग शिकार का काम करते थे, अभी भी बहुत सारे लोग शिकार का काम करते हैं। भोजन संग्रह करना, पशुओं को पालना, पशुओं को चराना और आपका खेती करना, खुदाई करना, ये सब जितनी भी लकड़ी काटना, ये सब क्रियाएं प्राथमिक क्रियाओं में आती हैं और ये गांव में अभी भी की जाती है। तो ये आप जीविका अपनी गांव में चलाने के लिए आज भी लोग मछली पकड़ते हैं, लकड़ियां काटते हैं, खेती करते हैं और पशुओं को चराते हैं, शिकार करते हैं और जानवरों को लेके इधर से उधर पशुओं को पालते हैं, उनसे अपनी जीविका चलाते हैं। तो कृषि, खेती भी कई तरह से की जाती है। आदिकालीन कृषि, गहन कृषि, डेयरी, सहकारी, ट्रक और भूमध्य सागरीय मिश्रित खेती, ये कई तरह की कृषि आज भी गांव में की जाती है और ये सब प्राथमिक क्रियाओं में आती है और इनका मकसद जो है अपनी जीविका चलाना होता है। उसके बाद आता है, आपको उम्मीद है प्राथमिक क्रिया समझ में आ गई। इसके बाद आता है द्वितीय क्रियाएं। द्वितीय क्रियाएं प्राथमिक क्रियाओं पे ही बेस है। मतलब प्राथमिक क्रियाएं जो प्राथमिक क्रियाओं से चीजें पैदा होंगी वही द्वितीय क्रिया में काम आएंगी। और इनका क्या होता है, जो कच्ची चीजें होती है, कच्चे माल होते हैं, जो पदार्थ मिलते हैं, जमीन से प्राप्त होते हैं, उनको क्या करते हैं, उनको मशीनों से बदल देते हैं, उनका रूप आकार बदल देते हैं और वो चीज बड़ी कीमती हो जाती है। आपको एक मिसाल दूं, एक उदाहरण दूं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कपास की आप खेती कर रहे हैं, कपास की खेती करना प्राथमिक क्रिया है और कपास से जब आप कपड़ा बना लेंगे उद्योग से, तब वो द्वितीय क्रिया में शामिल हो जाएगा। तो वो उसकी कपास की से ज्यादा उसकी कीमत बढ़ जाएगी और वो अधिक मूल्यवान हो जाएगा। तो इसमें द्वितीय क्रिया को समझने का मतलब उद्योग है। उद्योग से जो चीजें कच्चे माल से पक्के माल में बदल जाती है। तो इसमें आता है विनिर्माण। विनिर्माण का मतलब हाथ से बनाना, हाथ से बनाना। अब बहुत सारी चीजें हाथ से बनाने से मतलब ये है कि मशीनों का भी उपयोग करना। बहुत सारी चीजें घरों पे छोटी छोटी मशीनों से बनाते हैं, मगर बड़ी बड़ी मशीनों से बनाते हैं, वो भी द्वितीय क्रिया में आती है। तो द्वितीय क्रियाएं जो है किसी प्राथमिक क्रिया का रूप बदलने को द्वितीय क्रियाएं उपयोग करते हैं। उससे वो जो कच्चे माल जो चीज आपको प्राप्त हुई है वो उससे अधिक कीमत की हो जाती है अगर उसमें द्वितीय क्रियाएं होते हैं। जो लोग द्वितीय क्रिया में लगे रहते हैं वो अधिक धन भी कमाते हैं और ये शहरों में ज्यादातर पाई जाती है द्वितीय क्रियाएं। अब द्वितीय क्रिया का मतलब उद्योग से है। अब उद्योग लगाने के लिए क्या होना चाहिए, बहुत सारी चीजों की आवश्यकताएं होती है। सबसे पहले तो बाजार होना चाहिए। आपने कोई चीज बनाई है, आपने जैसे कपास बनाया है या आपके गन्ने से चीनी बनाई है, तो बाजार की खपत होगी तो आपका ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन कम लगेगा, उससे आसानी से पहुंच जाएगा, उसकी खपत भी हो जाएगी। क्योंकि उद्योगों से जो तैयार माल होता है वो आखिरकार मार्केट में जाता है और वो खरीदा जाता है। अगर मार्केट नजदीक रहेगी तो जहां भी उद्योग होते हैं, अगर वो मार्केट नजदीक है, बाजार ज्यादा है, तो वहीं से ज्यादा फैक्ट्री का लगाना आसान होगा और बहुत अच्छी उद्योगों को फायदा होगा। तो बाजार बहुत जरूरी है कि उसके नजदीक रहे। दूसरे फैक्ट्री में सबसे जरूरी है कच्चा माल। आपको उद्योग लगाना है, उसमें कच्चे माल की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। जैसे आपको
चीनी बनानी है तो कच्चे माल की आपको आवश्यकता पड़ेगी, तो गन्ने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको सूती वस्त्र मिल है तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, आपको कपास की जरूरत पड़ेगी। तो हर फैक्ट्री या कोई भी फैक्ट्री को चलाने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है, तो कच्चे माल की पहुंच होनी चाहिए। बहुत सारी फैक्ट्री ऐसी है जो कच्चे माल के नजदीक लगा दी जाती है, उससे वो कच्चा माल उन्हें मिलता है और वो आसानी से उनका जो है फायदा होता है, और वो जो है उनको लगाया जाता है कि कच्चे माल के नजदीक लगाया जाता है, जिससे उनको बहुत लाभ मिलता है। तीसरे नंबर पर आता है श्रम आपूर्ति। श्रम आपूर्ति मतलब आजकल तो ऐसे मशीनी युग है, सारी चीजें मशीन से चल रही हैं, मगर अभी भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनमें श्रमिक की और आपके एक्सपर्ट कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है। और श्रम का मतलब आपको श्रमिक मिलने चाहिए, सस्ते मिलने चाहिए, जिससे उसकी लागत कम आए, फैक्ट्री में उसकी सामान की लागत कम आए और फैक्ट्री उद्योगों को लगाना आसान हो। तो अक्सर फैक्ट्री वही लगाई जाती है जहाँ से श्रमिक मिलना आसान रहता है। शक्ति के संसाधन, मशीनें, जितनी भी चीजें मशीनें चलेंगी फैक्ट्री के अंदर चलेंगी, उनको चलाने के लिए आपको क्या की जरूरत पड़ेगी, बिजली की जरूरत पड़ेगी। अब कोयले से, तेल से, गैस से, पानी से, सब शक्ति के संसाधन है, तो बिजली होना जरूरी है। एल्यूमिनियम की फैक्ट्री के लिए अंदर बिजली की बहुत आवश्यकता होती है, तो ये उन्हीं क्षेत्रों में लगाई जाती है ये फैक्ट्री जहाँ से बिजली पैदा होती है। और ये डैम के नजदीक लगाई जाती है, बांध के नजदीक लगाई जाती है कि वहाँ भी बिजली पैदा होती है। दूसरे इसके बाद आता है आपका परिवहन और संचार सुविधाएं। परिवहन किसी भी देश की तरक्की का सबसे बड़ा साधन होता है, क्योंकि सामान, कच्चा माल लाने के लिए और फिनिश प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाने के लिए सबसे पहले परिवहन की आवश्यकता होती है। परिवहन का मतलब ट्रांसपोर्टेशन, गाड़ियां। अगर गाड़ियां नहीं होंगी सामान को लाने ले जाने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। तो फैक्ट्री, ये उद्योग उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं जहाँ की सामान को लाना और ले जाना आसान हो। उसके बाद आती है सरकारी नीति। अब सरकार का भी बहुत बड़ा रोल होता है। सरकार की नीति, कुछ एक क्षेत्र में सरकार प्रोत्साहित करती है फैक्ट्री लगाने के लिए, उद्योग लगाने के लिए, कि आप इस एरिया में उद्योग लगाएंगे तो आपको हम छूट देंगे। तो उसके लिए सरकारी नीति भी लाभकारी हो जाती है और उद्योगों को बढ़ावा देते हैं। उद्योग भी वहाँ इसलिए ज्यादा लगते हैं कि सरकारी नीति उनके लिए फायदेमंद होती है। उद्योग, और जब एक जगह कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे उद्योग हो जाते हैं तो उनके मध्य आपस में संबंध हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे उद्योग आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, और एक से सामान दूसरे पर, दूसरे सामान तीसरे पर। इसीलिए कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ उद्योगों का जमावड़ा हो गया। आप देखिए अपने दिल्ली के आसपास, गुड़गांव देखिए, नोएडा देखिए, गाजियाबाद देखिए, ये क्षेत्र है जहाँ बहुत सारी उद्योग आपको मिल जाएंगे। तो उद्योग को स्थापित करने के लिए आपको इन सब पॉइंट को देखना चाहिए। कोई भी उद्योग आपको स्थापित करना है, उद्योग को स्थापित करने से पहले इन सब चीजों को आपको देखना चाहिए। और उद्योग एक तरह के नहीं होते, कई आकार के होते हैं, उनको कई भागों में हम बांट सकते हैं। उद्योग आकार के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, उत्पादन के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर हम उद्योगों को कई भागों पर बांटते हैं। आकार के आधार पर का मतलब साइज के आधार पर, फैक्ट्री का साइज क्या है। अगर बहुत छोटी, जैसे घर पे कोई काम कर रहा, जुलाहा काम कर रहा, कुम्हार कर रहा, वो अपने घर के लोगों छोटी सी चीजों से, तो उसे कुटीर उद्योग कहेंगे, उसे कुटीर उद्योग कहेंगे। और अगर जो है, अगर आदमी उससे बड़े तौर पे काम कर रहा है, वो उसके फैक्ट्री के लोग काम कर, तो उद्योगों को बता रहे थे कि उद्योगों के आकार के आधार पर, कच्चा माल, उत्पादन, उत्पाद, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को बहुत सारे भागों में बांटा गया है। कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग। कुटीर उद्योग में लोग घर में काम करते हैं, जैसे जुलाया, कुम्हार, ये कुटीर उद्योग में आता है। छोटे पैमाने के उद्योग कुटीर उद्योग से बड़े होते हैं। इसकी फैक्ट्री घर से बाहर होती है, आसपास के लोकल माल को लिया जाता है, और कुछ श्रमिक भी काम करते हैं, तो ये इससे बड़ा होता है, कुटीर उद्योग से बड़ा होता है। इससे कुटीर उद्योग से ज्यादा पैसा लगता है और ज्यादा लोग काम करते हैं और ज्यादा मशीनें होती है। बहुत सारे देशों में कुटीर उद्योग लगाए जा रहे हैं और चल भी रहे हैं, और जो बहुत अच्छा कार्य भी कर रहे हैं। तीसरा आता है बड़े पैमाने पर उद्योग। बड़े पैमाने पर उद्योग का मतलब बहुत बड़े उद्योग होते हैं जिनमें बहुत पैसे की आवश्यकता होती है और बहुत ज्यादा निवेश किया जाता है, और बहुत सारे वर्कर होते हैं, बहुत सारी मशीनें होती हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े देशों में, विकसित देशों में ज्यादातर ये उद्योग पाए जाते हैं। तो आकार के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। दूसरे कुछ उद्योगों को हम बांट सकते हैं कच्चे माल के आधार पर। कच्चे माल का मतलब आप कृषि आधारित उद्योग, वन आधारित, पशु आधारित, खनिज, रसायन। अब कृषि आधारित उद्योग जैसे आपका चाय, रबड़, आपका, और आपका ये कह सकते हैं कृषि आधारित उद्योग, रबड़, चाय, और
आपका चीनी उद्योग, ये सब कृषि आधारित होते हैं, क्योंकि इसमें कृषि से कच्चा माल मिलता है। दूसरे आपका वन आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग वो होते हैं जिन्हें पेड़ों से मिलता है, अब कच्चा माल मिलता है। जैसे आपका कागज उद्योग इसमें आ जाता है, और आपका कौन सा आएगा, दिया सलाई उद्योग आ जाएगा, और आपका फर्नीचर उद्योग, ये सब वन आधारित उद्योग है। तीसरा पशु आधारित उद्योग, वो उद्योग जिसमें पशु से आपका, जैसे पशु आधारित का मतलब ऊन उद्योग हो गया, डेयरी उद्योग हो गया, ये सब के सब उद्योग पशुओं पर आधारित है, जिनका काम बगैर पशुओं के नहीं चलेगा। रासायनिक उद्योग, रसायन का आजकल बहुत बड़ा रोल हो गया है हर चीज में। कृत्रिम चीजें जितनी भी मार्केट में बन रही है, वो सब के सब रसायन उद्योग की देन है। आप समझ सकते हैं कृत्रिम रेशा, और आपका एक ये समझ सकते हैं प्लास्टिक बनना, और केमिकल फर्टिलाइजर जिसे कहते हैं रसायन उद्योग में उर्वरक खाद जो बनता है, वो भी आपका रसायन से बनता है, रासायनिक उद्योग के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है आधारभूत उद्योग, गैर आधारभूत उद्योग। ये उत्पाद और उत्पादन के हिसाब से इसको बांटा गया। बहुत सारे उद्योग होते हैं जो दूसरी फैक्ट्री को आधार देते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग। ये लोहा इस्पात उद्योग है, ये इतना बड़ा उद्योग है, सब बेसिक उद्योग है, सबके बेसिक है, क्योंकि इससे बहुत सारे उद्योग इस पे निर्भर हैं। क्योंकि लोहा नहीं बनेगा, ये लोहे के उद्योग नहीं बनेगा, ये मशीनें नहीं बनेंगी, तो और सारी फैक्ट्रियां कैसे चलेंगी। तो ये सभी का इसीलिए इसका नाम रखा आधारभूत उद्योग, और उस पर दूसरे उद्योग निर्भर करते हैं। और स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व का मतलब मालिकाना हक के आधार पर। अब सार्वजनिक होती है, जैसे सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अगर कोई भी फैक्ट्री स्थापित कर रही है तो सार्वजनिक उद्योग में जाएगी, समझे। और दूसरा उद्योग जो है वो उसका सरकार का नियंत्रण है, चाहे स्टेट का हो चाहे राज्य का हो, उसपे उसका नियंत्रण रहेगा। और निजी उद्योग वो उद्योग होगा जिसके अंदर जो है आपका प्राइवेट होगा, चाहे एक आदमी बनाए चाहे 10 लोग मिलकर बनाए, वो होगा। बहुत सारी कंपनियां प्राइवेट है, जैसे आपका समझ सकते हैं आइडिया कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, ये सब निजी उद्योग में आते हैं। और सार्वजनिक उद्योग जो सरकारी उद्योग होते हैं। मगर सरकार अब जो है नया ट्रेंड चल रहा है जिसके अंदर संयुक्त उद्योग चल रहा है, सरकारी और निजी, सार्वजनिक और निजी दोनों मिलके काम कर रहे हैं, और दोनों का शेयर बराबर से हो रहा है, कम ज्यादा भी हो सकता है, मगर ये दोनों उद्योग को चला रहे हैं। इसे कहते हैं संयुक्त उद्योग कहते हैं। तो ये उद्योगों का प्रकार है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो क्रियाओं के बारे में आप समझ गए होंगे, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। अगले पार्ट में हम आपको तृतीय और चतुर्थी क्रियाओं के बारे में बताएंगे। इन क्रियाएं आपको समझ गए होंगे, मगर एक बार फिर आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। प्राथमिक क्रियाएं हो, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रियाएं, चतुर्थ क्रियाएं, ये सब की सब क्रियाएं मनुष्य मानव कर रहा है, आय प्राप्त करने के लिए कर रहा है। प्राथमिक क्रियाएं जमीन से जुड़ी हुई क्रियाएं हैं, जो ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में होती हैं, और इनमें ये शुरू से चली आ रही है। ये क्रियाएं आपको मैं बता चुका हूँ, खेती से, कृषि से संबंधित, खनन खुदाई से संबंधित, शिकार से संबंधित, पशुओं से संबंधित, भोजन इकट्ठा करने से संबंधित है। और जितनी आपकी लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, ये सब प्राथमिक क्रियाओं में आता है। प्राथमिक क्रिया आपको जरूरी है समझना, द्वितीय क्रिया, क्योंकि ये सब क्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि सबका सब कोई ना कोई किसी काम में, किसी ना किसी क्रिया में लगा हुआ है। तो प्राथमिक क्रियाएं जमीन से जुड़ी हुई हैं, चाहे जल से हो, चाहे भूमि से हो, और वन से हो, ये सब की सब क्रियाएं आदमी की, मनुष्य की लगी हुई है, और सबका एक ही मकसद है, आय प्राप्त करना। अब ये द्वितीय क्रियाएं हमने आपको आज बताई है, ये उद्योग से संबंधित है, जिसमें आपको उद्योग का मतलब विनिर्माण से भी है, हाथ से बनाना और मशीनों से बनाना भी आता है। यंत्रीकरण मतलब यंत्रों द्वारा भी बनाना। इसमें आपको ये सब क्रियाएं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली दूसरी पर निर्भर है, दूसरी तीसरे पर निर्भर है, तीसरी चौथे पर निर्भर है। तो सबकी क्रियाओं का, और सबसे शुरुआत जब हुई थी तो प्राथमिक क्रियाओं में लोग ज्यादा काम करते थे, फिर दूसरी क्रियाओं में कम काम करते, तीसरी चौथी तो बहुत ही कम ना के बराबर थे। मगर अब ट्रेंड बदल चुका है, प्राथमिक में लोग कम काम करते हैं, द्वितीय में उससे थोड़ा ज्यादा हैं, तृतीय में ज्यादा। तो अब क्रियाएं जैसे बढ़ रही हैं, वैसे ही लोगों का वर्क बढ़ रहा है, काम बढ़ रहा है, नए नए काम बढ़ रहे हैं, नए नए मार्केट में काम आ रहे हैं, नई नई क्रियाएं हो रही हैं, और बहुत सारी
मार्केट में ऐसे ऐसे काम होंगे जिनका आपको हैरत होगी, जिनका वेतन भी बहुत ज्यादा पाया जाता है। जो जितनी प्राथमिक वाले को कम मिलता है, द्वितीय वाले को उससे ज्यादा मिलता है, तृतीय वाले को और ज्यादा मिलता है, चतुर्थ वाले को और ज्यादा। ये क्रियाएं हैं, मगर सभी का मकसद उद्देश्य आय प्राप्त करना ही है। और उद्योगों के बारे में बता रहे थे, उद्योग जो होते हैं, फैक्ट्री जो होती है, ये बहुत ही जरूरी है। किसी भी देश की तरक्की के लिए सबसे ज्यादा जरूरी उद्योग है, और जिस देश में जितने ज्यादा उद्योग पाए जाते हैं वो देश उतना तरक्की है। इसका मतलब वहां की द्वितीय क्रियाएं ज्यादा हैं। अगर उद्योग ज्यादा हैं तो द्वितीय क्रियाएं ज्यादा हैं, क्योंकि उद्योग जो होते हैं हर चीज को बदल देते हैं, उसका रूप बदल देते हैं, रूप परिवर्तित कर देते हैं। जैसे आपको लोहा मिला, अब लोहा मिला, खुदाई करी, खनन किया, आपने लोहा मिला, आप वो लोहा किसी काम का तो है नहीं जब तक कि वो उसको उद्योग से उसका रूप परिवर्तित नहीं करेंगे, जब तक कि उसको फैक्ट्री में ले जाके उसकी मशीनें नहीं बनाएंगे, और बहुत सारे हथियार ना बनाए, मशीनें ना बनाए, और बहुत सारी चीजें अगर उससे बना लेंगे, वो कितना उपयोगी हो जाएगी, कितनी कीमत हो जाएगी। आप लोहे का टुकड़ा बाजार में लेने जाइए, छोटा सा टुकड़ा, तब आपको जो है बहुत ही सस्ता मिलेगा वो। मगर उसी चीज की आप अगर नट बना दीजिए, उसका पेचकस बना दीजिए, और उसकी कोई चीज ऐसी बना दीजिए, मशीन टाइप बना दीजिए, पेचकस बना दीजिए या प्लास बना दीजिए, तब देखिए उसकी कीमत कितनी बढ़ जाती है। तो ये उद्योग जो होते हैं हर चीज की कीमत को बढ़ा देते हैं और मूल्यवान बना देते हैं। आज हम जितनी भी चीजें अपने इस्तेमाल में कर रहे हैं वो सब उद्योगों की देन है। किसी भी हवाई जहाज हो या हेलीकॉप्टर हो या बस हो या गाड़ियां हो, ट्रेन हो, ये सब के सब उद्योगों की ही देन है, जो बदल दिया है, कच्चे माल का रूप पूरा बदल दिया है। तो उद्योगों को स्थापित करने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकताएं पड़ती है। अब आपको उद्योग मार्केट की जरूरत पड़ती है, बाजार की जरूरत पड़ती है, और आपका उसके बिजली की जरूरत पड़ती है, मतलब शक्ति के संसाधनों की जरूरत पड़ती है, कच्चे माल की जरूरत पड़ती है, परिवहन संचार की आने जाने के लिए गाड़ी, और परिवहन का संचार का मतलब आपके जो है नेटवर्क की जरूरत पड़ती है, संदेशों की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे चीजों की इसमें आवश्यकताएं पड़ती है। तो ये सब सरकारी नीति, ये सब चीजें उद्योग को स्थापित करते हैं। उन क्षेत्रों में ज्यादा उद्योग स्थापित कर रहे हैं जहां सब ये सब चीजें पाई जाती है। अगर कच्चा माल है, मार्केट नजदीक है, ट्रांसपोर्ट अच्छा है, तो उन्हीं क्षेत्रों में ज्यादा उद्योग फायदेमंद भी होते हैं, उन्हीं क्षेत्रों में ज्यादातर उद्योगों को स्थापित भी किया जाता है। अब उद्योग एक तरह तो होते नहीं, उद्योग बहुत तरह के होते हैं, बहुत प्रकार के होती है। उनको आकार के आधार पर और उनके उसको कई बातों पर कच्चा माल के उत्पाद के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों कई भागों में बांटा गया है। और ये उद्योगों को बांटा गया है, मैंने आपको अभी भी बताया था, मगर मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ जिससे आप समझ सके। अब इसमें कुटीर उद्योग था, छोटे पैमाने के उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग। कुटीर उद्योग वो होते हैं जिन पे घर पे काम करते हैं, अपने घर के लोग काम करते हैं, बहुत छोटी छोटी मशीनों से हस्तकला मतलब हस्तशिल्प, मतलब हाथों से काम होता है, जैसे कुम्हार हो गया, जुलाया हो गया, ये सब घर पे काम करते हैं, अपने लोगों से काम करते हैं। तो ये सब कुटीर उद्योग में होते हैं, इनमें पैसा बहुत कम लगता है। इसके बाद आते हैं छोटे पैमाने के उद्योग, वो उससे बड़े होते हैं, उनमें ज्यादा पैसा लगता है और ज्यादा लोग काम करते हैं और घर से बाहर भी होते हैं, इसलिए काम होता है। इसके बाद आते हैं बड़े पैमाने के उद्योग। बड़े पैमाने के उद्योग तो आप समझते हैं भाप का इंजन बना रहे हैं, ये बड़ी बड़ी मशीनें बन रही हैं, ये सब बड़ी बड़ी जो टाटा बिरला, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े पैमाने पर उद्योग हैं, इनके अंदर पैसा ज्यादा है, इनमें काम करने वाले ज्यादा लोग हैं, इनमें मशीनें बहुत हैं और बहुत बड़े क्षेत्र में ये स्थापित किया जाता है। जितने भी विकसित देश है, जितने भी अमीर देश है, इन देशों में बड़े पैमाने के उद्योग भी पाए जाते हैं। कच्चा माल, अब बहुत सारी फैक्ट्री ऐसी है जिन्हें कच्चे माल की जरूरत होती है, कच्चे माल पर वो आधारित होते हैं, जैसे कृषि आधारित उद्योग। अब कृषि का मतलब कृषि बगैर उसमें वो उद्योग चल नहीं पाएगा। आपको अगर गन्ना नहीं मिलेगा तो चीनी नहीं बन पाएगी, रबड़ नहीं मिल पाएगी, रबड़ उद्योग, चाय उद्योग, कॉफी उद्योग, ये सब के सब उद्योग कृषि आधारित उद्योग है। पशु उद्योग, डेयरी उद्योग आपका पशुओं पर पूरा आधारित है। ऊन उद्योग है, ये भी पशुओं पर आधारित है। और खनिज है, खनिज का मतलब आपका जैसे सीमेंट उद्योग है, लोहा उद्योग है आपका, और कह सकते हैं कि लोहा इस्पात उद्योग और सीमेंट उद्योग, ये सब के सब खनिज पर, एल्यूमिनियम उद्योग, ये सब खनिज पर आधारित उद्योग है। और रासायनिक उद्योग है, रासायनिक का मतलब, रसायन का मतलब प्लास्टिक आजकल बन रही है, जितनी भी चीजें रसायन से बन रही है वो सब आपके रासायनिक उद्योग में आती हैं। और बहुत सारे और उत्पादन के आधार पर आधारभूत उद्योग भी है और गैर आधारभूत भी उद्योग भी होते हैं। आधारभूत का मतलब जिन दूसरे उद्योगों के लिए जिनको आधार चाहिए वो आधारभूत होते हैं, जिनको आधार नहीं चाहिए वो गैर आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। तो फैक्ट्री अभी, और उसके अलावा आता है स्वामित्व। स्वामित्व का मतलब मालिकाना हक।
कुछ ऐसी ऐसी फैक्ट्रियां होती हैं जिनको सरकारी होती है, राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की हो, स्वामित्व के आधार पर उनको वो जो कहा जाएगा उसको सार्वजनिक कहा जाएगा, सब इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको सब यूज कर सकते हैं। और दूसरी फैक्ट्री होती है जो प्राइवेट होती है, एक आदमी बना ले, 10 आदमी बनाए, वो उसकी अपनी फैक्ट्री है, वो उसको जैसे चाहे इस्तेमाल करें। तो इन दोनों के अपने अपने पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं। इसीलिए वो तीसरी संयुक्त संयुक्त क्षेत्र आया, इसमें दोनों फैक्ट्रियां, मतलब प्राइवेट, वो आपका सार्वजनिक भी रहा और आपका निजी, दोनों ने मिलकर उस फैक्ट्री को लगाया और उसमें दोनों का शेयर हुआ और वो चला। तो ये आपको प्राथमिक के बारे में भी हमने बताया, आपको द्वितीय क्रिया के बारे में बताया। ये आपको उम्मीद है समझ में आ गई। आपको कोई परेशानी हुईगा तो आप इसको बताइएगा, और अगली बार जब हम पढ़ाएंगे तो आपको तृतीय और चतुर्थ क्रियाओं के बारे में बताएंगे। समझे क्या भाई? टाइम नहीं हुआ।